Hello guys, from this video we are starting our computer fundamental series which covers operating system, computer networks, OOPS uh, and system design interview questions. So let us first start with operating system interview questions. The first question comes here that what is the main purpose of an operating system and what are the different types of operating systems. So first of all we have to understand that what is an operating system. So operating system is nothing but an interface between the user and the computer application which is installed in your computer. Let's taking an example. आपके कंप्यूटर में काफ़ी सारे हार्ड डिस्क काफ़ी सारे हार्डवेयर्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर भी हो सकते हैं और कंप्यूटर से एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, जो कि आपने थ्रू पेन ड्राइव्स एंड थ्रू वेरियस केबल्स आप अपने कंप्यूटर से अटैच करोगे. सो फॉर एग्जांपल कि आपके कंप्यूटर से प्रिंटर अटैच्ड है एंड आपके कंप्यूटर के अंदर रैम है एंड हार्ड डिस्क है. सो बेसिकली आपका कंप्यूटर क्या करेगा कि उन हार्डवेयर को एक पर्टिकुलर यूज़र को यूज़ करने के लिए एक पर्टिकुलर इंटरफेस की ज़रूरत होगी जो बेसिकली उस यूज़र को बता दे कि ओके आपके कंप्यूटर में ये सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है और आप इनको यूज़ कर सकते हो. सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नथिंग बट एन इंटर लिंक बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूज़र. इसको सिंपल टर्म्स में ऐसे कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपके लिए वो एक फैसिलिटी क्रिएट कर दी है कि आप उन सारे के सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हो through your system and through your operating system. So it's nothing but an interface between the hardware and the user, right? द मेन पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यही होता है कि वो एक रिसोर्स अलोकेटर होता है, आपके रिसोर्स को अलोकेट करता है टू यूज़र्स. द सेकेंड थिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज इज़ वो आपकी सब चीज़ों को मैनेज करता है. तो बेसिकली वो आपके हार्ड डिस्क को मैनेज करेगा, वो आपकी मेमोरी को मैनेज करेगा, आपकी यूटिलाइजेशन बता देगा कि आपका कितना सीपीयू का यूटिलाइजेशन हो रहा है, किस टाइम पे कितना हो रहा है, किस टाइम पे पीक टच हो रही है, किस टाइम पे आपका सिस्टम बॉटलनेक कर सकता है. ये सारी चीज़ें बता देगा. तो उसको कहते हैं मॉनिटरिंग एज वेल एज मैनेजमेंट, जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है आपके लिए. द थर्ड थिंग इज़ रिसोर्स अलोकेटर. एंड ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी सारी चीज़ें करता है जो कि आप आराम से पढ़ सकते हो कहीं पे. बट ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक फंडा यही है कि वो एक इंटरफेस होता है बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र. सो अब बात कर लेते हैं व्हाट इज द टाइप्स ऑफ ओएस. सो देर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स. फर्स्ट इज बैच ओएस. बैच ओएस में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए प्रोसेसेस को एक बैचेस में क्रिएट करता है. आजकल ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं आता है लेकिन पहले ये यूज़ आता था. तो आपकी प्रोसेसेस एक बैचेस में क्रिएट होती थी और फिर वो एक बैच पर्टिकुलर सीपीयू को एलोकेट होता था कि आप इस बैच को रन करो और प्रोसेस को चलाओ. सेकेंड टाइप के जो आते हैं वो मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस आते हैं. इसका मतलब आप एक कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स एट अ सिंगल टाइम रन कर सकते हो, उसे कहते हैं मल्टी प्रोग्राम्ड ओएस. देर इज़ अ टाइम शेयरिंग ओएस, देर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव ओएस एंड देर इज़ अ रियल टाइम ओएस. सो बेसिकली इसके अलावा एक आपका मल्टी प्रोग्राम्ड हो गया, एक आपका बैच ओएस हो गया. इसके अलावा एक और आता है जो कि आता है मल्टी प्रोसेसिंग ओएस. मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब कि उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर होंगे. मल्टीपल प्रोसेसर का मतलब कि जैसे आपके सीपीयू में एक कोर वाले आते थे पहले सीपीयू, अब आते हैं ड्यूल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स आते हैं आजकल, जो उनमें क्या होता है कि 8 कोर्स होते हैं. 8 कोर्स का मतलब 8 सीपीयू होंगे आपके एक कंप्यूटर के अंदर बेसिकली. तो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पाती है. ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, काफ़ी ये वास्ट टॉपिक है. तो मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ कि क्या होता है कि आपके एक पर्टिकुलर टाइम पे सीपीयू सिर्फ एक प्रोसेस को रन कर सकता है, बट हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ चल रही हैं. तो वो हमें क्यों लगता है? वो हमें इसलिए लगता है क्योंकि ये एक तरीके से कुछ कुछ टाइम के लिए, कुछ कुछ टाइम क्वांटम के लिए पर्टिकुलर प्रोसेस चलती है. तो लेट्स से आप एक फाइल को कॉपी कर रहे हो, आप एक फाइल को सेंड कर रहे हो किसी को, ठीक है. तो ऐसा लगेगा कि दोनों प्रोसेसेस साथ में चल रही है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 5 मिली सेकंड के लिए प्रोसेस रन हुई, फिर 5 मिली सेकंड के लिए ये, फिर 5 मिली सेकंड के लिए ये, फिर 5 मिली सेकंड के लिए, मतलब प्रोसेस स्विच होती रहती है सीपीयू में. तो बेसिकली 5 मिली सेकंड के लिए सीपीयू ने इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया, फिर वो दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो तीसरी को करेगा. तो हमें ऐसा लगता है कि सारी प्रोसेसेस पैरेलल में चल रही है, बट प्रोसेसेस पैरेलल में नहीं चलती है. एक्चुअली टाइम क्वांटम इतना कम होता है उसका कि हमें लगता है कि सब चीज़ एक साथ हो रहा है, बट एक्चुअली में एक साथ नहीं होता. वो एक एक करके एग्जीक्यूट करता है, बट वो सबको एग्जीक्यूट करता है थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए, इसलिए हमें लगता है कि ओके सारी प्रोसेसेस एक साथ चल रही है, राइट. तो इसलिए आजकल मल्टी प्रोसेसर ओएस आते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस आते हैं, सॉरी मल्टीपल प्रोसेसिंग ओएस आते हैं. उसके अंदर मल्टीपल कोर्स होती है.
तो उसमें क्या होता है कि आपकी 8 प्रोसेसेस रियल में एक साथ चल सकती है, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल सीपीयूज हैं। तो एक सीपीयू एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को रन करेगा, बट मल्टीपल सीपीयूज एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेस को रन कर सकते हैं, राइट? दैट्स द बेसिक मोटो ऑफ दिस. Moving to the next topic, it's what are the benefits of multiprocessor system. So we had talked about multiprocessor, right, in our previous question, and what is pipe and why it's used. So what is multiprocessor OS? Multiprocessor OS वो होता है जिसमें आपके पास मल्टीपल सीपीयूज होते हैं. मल्टीपल सीपीयूज का मतलब मल्टीपल कोर्स ऑफ सीपीयूज. सो बेसिकली एक सिस्टम के अंदर मल्टीपल कोर्स आ सकती है, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, लाइक दैट. So a multiprocessor system is a type of system that includes two or more CPUs, means two or more cores, right? It involves the processing of different computer programs at the same time. मतलब वो दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस को एक साथ रन कर सकता है मल्टी प्रोसेसर ओएस, राइट? इसका ये बेनिफिट होता है. तो आजकल जितने भी आप सिस्टम्स देखोगे, जनरली लोग क्वाड कोर प्रेफर करते हैं या ऑक्टा कोर प्रेफर करते हैं, ताकि उनकी रियल में जो होती है प्रोसेसिंग टाइम ऑफ प्रोसेस, और जिसे कहते हैं कि हमारा प्रोसेसेस काफ़ी फास्ट हों और काफ़ी सारे प्रोसेसर्स को मल्टी प्रोसेसर्स को एक साथ चला सकें, इसलिए हम मल्टी कोर प्रोसेसर्स को यूज़ करते हैं आज के टाइम पे. और बात कर लेते हैं व्हाट इज़ पाइप. तो पाइप इज़ जनरली ए कनेक्शन अमंग टू और मोर प्रोसेसर्स सो दैट आर इंटरलेटेड टू ईच अदर. तो लेट्स से कि प्रोसेस ए है जिसको कोर ए यूज़ कर रहा है, मतलब कोर ए के अंदर वो प्रोसेस चल रही है, और कोर बी के अंदर प्रोसेस बी चल रही है, कोर सी के अंदर प्रोसेस सी चल रही है. तो ये मल्टीपल कोर्स को आपस में कनेक्शन के लिए कि ओके मैंने इस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन ख़त्म कर दिया है या नहीं, या फिर मेरे इस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गया है नहीं, इसके लिए हम बेसिकली ये चीज़ करते हैं कि ओके आप मुझको ये बता दो कि इस प्रोसेस का टाइम ख़त्म हो गया है या नहीं, इस प्रोसेस का टाइम ख़त्म हो गया है या नहीं. तो बेसिकली पाइप जनरली ये होता है कि वो दो प्रोसेसर्स के बीच में एक इंटरकनेक्ट मेंटेन करके रखता है, ताकि आपस में दो प्रोसेसर्स इंटरेक्ट कर सके कि ओके द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस ए इज़ कम्प्लीटेड और नॉट, और एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस बी इज़ कम्प्लीटेड और नॉट. दैट्स इट अबाउट पाइप. कई बार इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं कि पाइप क्या होता है, प्रोसेसर्स क्या होते हैं, मल्टी प्रोसेसर्स क्या होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए. द थर्ड क्वेश्चन कम्स इज व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस एंड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. तो process synchronization is basically to coordinate process that use shared resources. It is very much essential to ensure synchronized execution of cooperating processes. So let's say आपके CPUs में काफ़ी सारे प्रोसेसेस रन हो रही है. लेट्स से मल्टी कोर प्रोसेसर्स में काफ़ी सारी प्रोसेसेस रन हो रही है, और ऐसा हो सकता है कि एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस से लिंक्ड हो, कि हम ये चाहते हैं कि पहले प्रोसेस ए ख़त्म हो, उसके बाद प्रोसेस बी, मतलब बेसिकली प्रोसेस बी यूज़ कर रही हो प्रोसेस ए का एग्जीक्यूशन. ऐसा कई बार होता है. तो उस चीज़ में हमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन यूज़ आता है कि पहले आप प्रोसेस ए को ख़त्म करो, उसके बाद आप प्रोसेस बी को चलाओ. तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन की ज़रूरत है हमारे प्रोसेसर्स में या फिर हमारे सीपीयू में, कि वो हमें ये चीज़ बता दे कि ओके जो हमारी प्रोसेस ए है वो ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद हम प्रोसेस बी को चलाना चाहते हैं. तो इस चीज़ के लिए हमें बेसिकली कम्युनिकेशन की ज़रूरत है. तो दो टाइप की प्रोसेस होती है. इंडिपेंडेंट प्रोसेस जिसे इंटरलिंक्ड नहीं होती बिल्कुल भी, प्रोसेस ए का एग्जीक्यूशन अलग है, प्रोसेस बी का एग्जीक्यूशन अलग है, और वो दोनों आपस में इंटररिलेटेड नहीं है, मतलब उनका एग्जीक्यूशन कभी भी खत्म हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है. बट कोऑपरेटिव प्रोसेस में ऐसा होता है कि प्रोसेस ए का जो रिजल्ट होगा उसके बिहाफ पे हम डिसाइड करेंगे कि प्रोसेस बी को रन करना है या नहीं, या किस तरीके से रन करना है. तो ये कोऑपरेटिव प्रोसेसेस होती है. तो हमें बेसिकली ये समझ में आ गया कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है. और सिंक्रोनाइजेशन के लिए अभी हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि हमें कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है. हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो कम्युनिकेशन क्या होता है. फॉर एग्जांपल मैं आपको आपके उसके लिए बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, कि दो तरह के प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के पैटर्न होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ अ सीमाफोर एंड सेकंड वन इज़ अ म्यूटेक्स. तो बेसिकली हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए इन दो चीज़ों को यूज़ करते हैं. दे आर बेसिकली लॉक्स, ठीक है. तो बेसिकली जैसे कि आप एक वॉशरूम को यूज़ कर रहे हो, तो मैं क्या करूँगा कि जैसे एक पर्सन अंदर गया वॉशरूम में, तो वो अंदर से उसको लॉक कर लेगा कि मैं अभी इस वॉशरूम को यूज़ कर रहा हूँ, कोई और नहीं आ सकता है, राइट. वैसे ही एक पर्टिकुलर रिसोर्स है, लेट से प्रिंटर, ठीक है. अब पर्सन ए के प्रिंट आउट्स निकल रहे हैं उस प्रिंटर में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पर्सन बी आ जाए और बोले कि नहीं पहले मेरा करो, ठीक है. ऐसा नहीं हो सकता, पहले पर्सन ए के ही निकले, उसके लिए हम लॉक लगा देते हैं उस प्रोसेस पे. तो उस प्रिंटर पे, उस रिसोर्स पे एक लॉक लग चुका है कि जब तक यूज़र ए का पूरे के पूरे प्रिंट आउट्स नहीं निकल जाते हैं, जब तक यूज़र भी उसको यूज़ नहीं कर सकता. तो इसे कहते हैं म्यूटेक्स.
जो कि होता है लॉकिंग मैकेनिज्म पे काम करता है, 0 और 1। ठीक है, 0 मीन्स इट्स ओपन, आप यूज़ कर सकते हो, और 1 मीन्स लॉक। सॉरी, मैं उल्टा बोल गया। 0 मीन्स इट्स लॉक्ड एंड 1 मीन्स इट्स ओपन। म्यूटेक्स ये होते हैं, और सीमा फोर्स होते हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज हैं तो उसमें फिर जैसे होता है 10 काउंट्स, वो काउंट्स डिक्रीज हो सकते हैं और वो काउंट्स इंक्रीज भी हो सकते हैं। जैसे ही मतलब जैसे मान लो कोई भी 10 टिकट्स हैं मेरे पास, और पर्सन 5 लोग आ गए मेरे पास, उन्होंने वो चीज़ यूज़ करी, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, और फिर उन्होंने वापस अपनी अपनी कीज़ मुझको दे दी, तो मैंने वापस से रिसोर्स 10 कर दिए। तो ऐसे लोग आएंगे और जाएंगे, उसी हिसाब से रिसोर्स कम और ज़्यादा होते रहेंगे। ये होते हैं सीमा फोर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ आईपीसी एंड व्हाट आर डिफरेंट आईपीसी मैकेनिज्म। तो जैसे हमने पहले बात करी, ये जो मैंने आपको दो चीज़ें बताई, सीमा फोर एंड म्यूटेक्सिस, ये होते हैं थ्रेड लेवल पे। ठीक है, प्रोसेस लेवल पे हम इस चीज़ को बोलते हैं आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। मतलब कि अगर दो प्रोसेस रन हो रही है, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी, और हम चाहते हैं कि उनके बीच में कुछ ना कुछ लिंक रहे, कि वो आपस में एक बातचीत कर पाए कि ओके आपका एग्जीक्यूशन कितना खत्म हो गया और मेरा एग्जीक्यूशन कितना खत्म हो गया। तो उसके लिए हमें इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन चाहिए। कि ये क्या अलाउ करेगी? With IPC, OS allows different processes to communicate with each other. It is simply used for exchanging data between multiple threads in one or more programs or processors, right? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में ही आते हैं सीमा फोर्स, म्यूटेक्सेस, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, डिफरेंट आईपीसी मैकेनिज्म, राइट? तो आप ये कह सकते हो कि एक एग्जाम्पल है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का, जिसे हम कहते हैं सीमा फोर्स और म्यूटेक्सेस, राइट? तो आपको इंटरव्यूज़ में जनरली पूछ सकते हैं कि कैसे आप लिंक रख सकते हो दो प्रोसेसेस के बीच में। और अगर सिंक्रोनाइज आपको अपने सिस्टम को बनाना है कि दो प्रोसेसेस हैं और आपको उनको सिंक्रोनाइज बनाना है कि पहले प्रोसेस ए एग्जीक्यूट हो, उसके बाद प्रोसेस बी एग्जीक्यूट हो, तो आप क्या करोगे? आप यूज़ करोगे सीमा फोर्स एंड म्यूटेक्सिस, राइट? और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम कहते हैं आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप चाहो तो जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप नोट भी कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में भी, और मैंने आपके लिए डेफिनेशंस भी लिख दिए। और बेसिकली आप ये डेफिनेशंस इंटरव्यू बिट से भी फाइंड आउट कर सकते हो, मैंने वहीं से लिए। बट मैं आपको जैसे हिंदी में समझा रहा हूँ, तो आप हो सके तो अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत इसके बारे में नोट कर सकते हो, ताकि अपनी लैंग्वेज में समझा हुआ आप जनरली इंटरव्यूज़ में भूलते नहीं हैं। वाइल की डेफिनेशंस आप हो सकता है कि आप भूल जाए, राइट? Moving to the next topic, what is virtual memory? It's very important topic. So basically virtual memory is a kind of फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। हम लोग बचपन में गेम्स खेलते थे कई सारे, तो मान लो कुछ गेम्स होते थे 100 GB के, राइट? तो ऐसा तो है नहीं कि मेरी जो रैम है वो 100 GB की होगी, बट फॉर ए प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड इन आवर मेमोरी, द मेमोरी साइज, द प्रोसेस साइज शुड बी स्मॉल देन द मेमोरी, राइट? सो बेसिकली अगर हम लोगों को एक 100 GB का गेम एग्जीक्यूट करना है, तो हमें ऐसा तो है नहीं कि हम वो पूरा का पूरा गेम मेमोरी में लोड कर देंगे और हम चला लेंगे। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा होता तो हम जिंदगी में कभी 100 GB का गेम रन ही नहीं कर पाते, क्योंकि 100 GB रैम की कॉस्ट आप सोच भी नहीं सकते हो। इट्स टू हाई, इट्स टू हाई, राइट? सो हम लोग क्या करते हैं कि उस पूरी की पूरी प्रोसेस का और उस पूरे के पूरे 100 GB गेम का जब वो हमारे सिस्टम में एग्जीक्यूट होने आती है, तो हम उसको छोटा सा पार्ट लेके हमारे सिस्टम में रन करते हैं, ठीक है? और उसका पूरा का पूरा बाकी पार्ट हमारे वर्चुअल मेमोरी में पड़ा होता है, जो कि कहते हैं हार्ड डिस्क, ठीक है? तो हमारी फाइल्स जो है वो पूरी की पूरी हार्ड डिस्क में पड़ी रह रही है, बट हम उसको छोटा सा पार्ट लेके अपनी फिजिकल मेमोरी हमारी रैम में एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है? तो लेट्स से आपने गेम रन किया, तो गेम का एकदम शुरुआत का पार्ट या फिर बहुत शुरुआत की मेमोरी, लेट्स से 2 GB, 3 GB, 4 GB का पार्ट हमने ले लिया उस गेम का, और हमने उसको अपनी रैम में एग्जीक्यूट करवाया, राइट? जैसे ही हमें ज़रूरत होगी कि हमें दूसरा, ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुकी है, अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस चाहिए, मतलब हमें उसका नेक्स्ट पेज चाहिए इन सिंपल टर्म्स, तो हम क्या करते हैं? उसका नेक्स्ट पेज उठा के हमारी फिजिकल मेमोरी में ले आते हैं और अब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है? तो लेट्स से कि हमारी 100 GB की एक प्रोसेस है, ठीक है? हमने उसको काफ़ी सारे पेजेस में डिवाइड कर दिया है, ठीक है? तो पहले हम पेज 1 को लोड करेंगे हमारी मेन मेमोरी में, फिर हम इस पेज 1 वाली मेमोरी को स्वैप आउट कर देंगे टू रैम, टू हार्ड डिस्क, ठीक है? और हम फिर नया पेज लेंगे हमारी हार्ड डिस्क से, हमारी फिजिकल मेमोरी जो कि होती है रैम,
उसमें, और फिर हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे एंड सो ऑन, हम ऐसा करते जाएंगे, ठीक है। तो इट इज़ एन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक फीचर ऑफ ओएस दैट क्रिएट्स द इल्यूजन टू यूजर्स ऑफ ए वेरी ह्यूज मेन मेमोरी, कि हमें लगता है कि बहुत ह्यूज मेन मेमोरी है, क्योंकि हम 100 GB का गेम एग्जीक्यूट करवा पा रहे हैं, तो हमें कई बार लगता है कि यार इतनी ज़्यादा मेमोरी आती कहाँ से है। बट वो मेमोरी वर्चुअल होती है, कि हमें ऐसा लगता है कि वो मेमोरी रियल में, बट वो वर्चुअल है। मतलब हमारी जितनी भी प्रोसेसेस होती है वो हार्ड डिस्क में पड़ी है, बट हम बहुत छोटा सा उस एक पेज लेके एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फिर उस पेज को वापस स्वैप आउट कर रहे हैं और फिर नया ले रहे हैं, राइट। तो it enables us to increase the use of physical memory by using a disk, which is hard disk, and also allows us to have memory protection. It can be managed in two common ways by OS: paging and segmentation. So paging मैंने आपको बता दी, paging का मतलब ये होता है कि आपकी पूरी की पूरी 100 GB की प्रोसेस पेजेस में, इक्वल साइज पेजेस में डिवाइड होगी। मतलब 100 GB की प्रोसेस अगर 100 पेजेस में डिवाइड हो रही है तो 1 पेज इज फॉर 1 GB। जनरली इतना होता नहीं है, बहुत छोटे छोटे से पेजेस होते हैं, लेट्स से 4-5 MBs, डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बहुत छोटे छोटे से पेजेस में डिवाइड होते हैं हमारी बड़ी प्रोसेसेस, एंड फिर वो मेमोरी में रन होती है। सेगमेंटेशन क्या होता है? सेगमेंटेशन होता है कि हम डिफरेंट साइजेस की प्रोसेस पेजेस बना सकते हैं, डिफरेंट साइज के ब्लॉक्स बना सकते हैं। तो बेसिकली 100 GB की अगर प्रोसेस है तो एक प्रोसेस है 10 MB की, एक प्रोसेस है 2 MB की, एक प्रोसेस है 3 MB की, तो इसे कहते हैं सेगमेंटेशन। मतलब द ब्लॉक्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, द ब्लॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस, बट इन पेजिंग द ब्लॉक्स शुड बी ऑफ इक्वल साइजेस, राइट। अगर एक 10 MB का है, एक पेज 10 MB का है, तो बाकी सारे पेजेस भी 10 MB के ही होंगे इन पेजिंग। और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पेजिंग ही करता है। सेगमेंटेशन इज अ यूजर लेवल थिंग, ठीक है, कि आप किसी प्रोग्राम में सेगमेंटेशन कर रहे हो तो वो एक यूजर लेवल कोडिंग होती है, वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा नहीं कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम तो पेजिंग ही करेगा, वो सेगमेंटेशन नहीं करेगा, राइट। दिस इज वन थिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, what is a process and what is a thread, the difference between them, right? So the process is basically a program that is currently under execution. The function of an OS is to manage and handle all these processes. When a program is loaded into the memory and becomes a process, it can be divided into 4 sections: stack, heap, text, data. तो बेसिकली अ प्रोसेस एंड इट्स थ्रेड में डिफरेंस पता कर लेते हैं। तो इन दोनों में दो डिफरेंसेस होते हैं कि प्रोसेस जो होती है उसके अंदर काफ़ी सारी थ्रेड्स हो सकती हैं। सो लेट्स से एक प्रोसेस है, अगर मैं चाहूँ तो उस प्रोसेस में मैं एडिशन भी करवा सकता हूँ, सब्ट्रैक्शन भी करवा सकता हूँ, डिवीजन भी करवा सकता हूँ, और जो भी चीज़ें होती है वो सब बॉड मास वाली सब चीज़ें मैं करवा सकता हूँ। और इन सब चीज़ों को मैं थ्रेड बोल सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली डिवीजन इज़ अ थ्रेड, मल्टीप्लिकेशन इज़ अ थ्रेड, और एडिशन सब्ट्रैक्शन इज़ अ थ्रेड, ठीक है। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं इन चारों को एक थ्रेड बना लूँ, और इन चारों को मैं अलग अलग एग्जीक्यूट करवाऊँ। मतलब इन चारों के लिए अलग अलग डेटा यूज़ करवा सकता हूँ मैं। मतलब फॉर एग्जांपल इसका फ़ायदा क्या होगा पहले ये समझ लेते हैं। एक प्रोसेस को मल्टी थ्रेड्स में डिवाइड करने का फ़ायदा ये हो जाता है कि सारी थ्रेड्स पैरेलली एग्जीक्यूट होंगी। मतलब मैं वेट नहीं करूँगा कि पहले एडिशन एग्जीक्यूट हो उसके बाद मेरा सब्ट्रैक्शन एग्जीक्यूट हो, ठीक है। सारी प्रोसेसेस पैरेलली एग्जीक्यूट होंगी, और यही यूज़ में आता है थ्रेड का। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ठीक है। उसके अंदर जैसे जैसे आप टैब्स खोलोगे तो वो थ्रेड्स बनती जाएगी, ठीक है। या फिर गूगल क्रोम की बात कर लेते हैं, तो उसके अंदर आप जैसे जैसे टैब्स खोलोगे तो वो एक थ्रेड्स है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि आप थ्रेड बी पे जाओगे तो थ्रेड ए एग्जीक्यूशन रुक जाएगा या ख़राब हो जाएगी, राइट। तो ऑल द थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट एज वेल एज ऑल द थ्रेड्स आर रनिंग इन पैरेलल, ठीक है। तो बेसिकली लेट से आप थ्रेड बी को यूज़ कर रहे हो, तो आपका थ्रेड ए का प्रोसेस भी चलता रहेगा और वो एंड नहीं होगा। वाइल इन केस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वाइल इन केस ऑफ प्रोसेसिंग, लेट से आपने एक प्रोग्राम लिखा है, तो पहले आपने एडिशन लिखा है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन लिखा है, उसके बाद डिवीजन लिखा है, तो उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम, और आपको वेट करना पड़ेगा कि पहले एडिशन चले उसके बाद सब्ट्रैक्शन चलेगा, ठीक है। वाइल अगर मैं उनको थ्रेड्स में कर दूंगा और फिर थ्रेड्स से कॉल करूँगा उन फंक्शंस को, तो बेसिकली वो सारे के सारे फंक्शंस एक साथ चलेंगे और वो वेट नहीं करेंगे कि पहले ए एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद बी एग्जीक्यूट हो, राइट। तो लेट्स से इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि हमारा 1 लाख लाइन का कोई कोड है, 1 लाख लाइन का हमारा फॉर लूप है, ठीक है।
तो हम ये चाहते हैं कि वो फॉर लूप और उसके नीचे वाला प्रोग्राम, उसके नीचे वाला 50,000 लाइन का प्रोग्राम, या फिर कोड, उसके नीचे वाला 50,000 लाइन का कोड एक साथ एग्जीक्यूट हो। ऐसा नहीं हो पहले 1 लाख लाइन एग्जीक्यूट होंगी उसके बाद नीचे वाला चलेगा, हम ये नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं दोनों पैरेलल में एग्जीक्यूट हो। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम उन दोनों प्रोग्राम्स को एक थ्रेड बना लेंगे और उन दोनों को हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो थ्रेड में एक फंक्शन होता है स्टार्ट, उससे क्या होता है कि बस वो उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ट्रिगर कर देता है और वो नेक्स्ट प्रोसेस पे या फिर उसके अगले वाले इंस्ट्रक्शन पे चला जाता है, ठीक है। तो आपने लिख लिया F1.start, मतलब F1 इज अ थ्रेड। लेट्स से एग्जांपल ले रहे T1, तो T1 इज अ थ्रेड एंड T2 इज अ थ्रेड। तो T1.start लिखा मैंने, मतलब T1 थ्रेड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया और T1 थ्रेड में क्या है, एडिशन है, वाइल T2 थ्रेड में है सब्ट्रैक्शन। दोनों है, कुछ 1 लाख लाइन 50,000 लाइन का कोड है, 50,000 लाइन का फॉर लूप है। तो बेसिकली इन दोनों को हम पैरेलली एग्जीक्यूट करेंगे, सीरियल वाइज नहीं करना चाहते तो हम F1.start F2.start लिख दिया, तो F1.start इसको स्टार्ट कर देगा और F2.start इसको स्टार्ट कर देगा, ठीक है। हो सकता है दोनों में कुछ मिली सेकेंड का फ़र्क हो, बट हाँ दोनों के दोनों प्रोसेस कहते हैं कि इवेंचुअली एक ही कुछ ही सेकंड के डिफरेंस में, कुछ ही मिली सेकंड के डिफरेंस में स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो ये था प्रोसेस और थ्रेड में डिफरेंस। आप डेफिनेशन नोट कर सकते हो। थ्रेड इज नथिंग बस अ लाइट वेट प्रोसेस एंड प्रोसेस कैन हैव मल्टीपल थ्रेड्स। और इनमें कई डिफरेंसेस भी होते हैं कि अगर आप प्रोसेस ए को ब्लॉक कर दोगे तो उसकी जो चाइल्ड प्रोसेसेस है वो भी ब्लॉक हो जाएंगी, ठीक है। वाइल सॉरी, अगर आप एक प्रोसेस को ब्लॉक कर दोगे तो उसकी चाइल्ड प्रोसेसेस ब्लॉक नहीं होंगी, क्योंकि प्रोसेस एंड इस चाइल्ड प्रोसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, राइट। वाइल अगर आप एक प्रोसेस को ब्लॉक कर दोगे तो उसके अंदर जितनी भी थ्रेड्स होंगी सब ब्लॉक हो जाएंगी, राइट। तो दैट इज़ वन थिंग। और इसमें काफ़ी सारे डिफरेंस हो सकते हैं जो हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे, या फिर आप आराम से इंटरव्यूज बिट पे देख सकते हो उसको, काफ़ी इजी थिंग है। तो पहले पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। सो हम ये क्वेश्चन को कवर करेंगे और उसके बाद में हम इस वीडियो को सेकेंड हाफ दूसरी वीडियो में शूट करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। सो इट इज़ इनविजिबल टू द प्रोग्रामर एंड इट इज़ विजिबल टू द प्रोग्रामर। ये काफ़ी बेसिक डिफरेंस है दोनों में। तो जैसे कि मैंने बताया कि पेजिंग जो होती है वो ओएस लेवल पे होती है और सेगमेंटेशन जो होती है वो यूज़र लेवल पे होती है। तो सेगमेंटेशन यूज़र करेगा तो इट्स विजिबल टू प्रोग्रामर, लाइक वी आर प्रोग्रामर्स, वी आर कोडर, प्रोग्रामर्स इज सेम थिंग। so it is visible to the programmer, it is not visible to the programmer. so पेजिंग जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, इसलिए हमें विजिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि कहाँ ब्रेक्स हो रहे हैं, पेज कैसे होता है, सब कुछ ओएस अपने लेवल पे मैनेज कर लेता है। इन दिस द साइज पेजेस आर फिक्स्ड। जैसे मैंने बताया पेजिंग में साइज फिक्स्ड होती है पेजेस की, साइज ऑफ सेगमेंट्स आर नॉट फिक्स्ड, जो कि होती है यूजर लेवल की, कोई 10 MB हो सकती है, कोई 5 MB, कोई 2 MB। processor procedures and data cannot be separated in paging, while processes and data can be separated in segmentation. It allows a cumulative total of virtual addresses to cross physical main memory. ये सारे पॉइंट्स आपसे जनरली नहीं पूछे जाते हैं, बट अगर आप काफ़ी डीप में जाओगे इन चीज़ों में तो आप इन चीज़ों को आराम से पढ़ोगे कि व्हाट आर वर्चुअल एड्रेसेस एंड व्हाट आर फिजिकल एड्रेसेस। ये वाली चीज़ भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन के बाद में, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वर्चुअल एंड फिजिकल एड्रेसेस क्या होते हैं। इट इज़ मोस्टली अवेलेबल ऑन CPUs and MMU chips. It is mostly available on Windows servers that are supported a backend compatibility, while Linux has a limited support. It is faster memory access, it is slower as compared to paging, right? क्योंकि सेगमेंटेशन जो होती है वो यूज़र लेवल पे होती है तो वो थोड़ी स्लो होती है, वाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पे पेजिंग होती है तो वो काफ़ी फास्ट होती है। in this operating system need to maintain a free frame while in the OS needs, ये पॉइंट भी आप इग्नोर कर सकते हो, इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इन पेजिंग द टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन इज इंटरनल, इन सेगमेंटेशन द फ्रेगमेंटेशन इज एक्सटर्नल। ये चीज़ भी मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर है। द साइज ऑफ पेज इज डिटरमाइंड बाय द अवेलेबल मेमोरी। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि पेज की साइज़ कैसे डिटरमाइन होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, बाई कंसिडरिंग द अवेलेबल मेमोरी, कितनी मेमोरी अवेलेबल है, मतलब कितनी फ्री मेमोरी है मेरे पास। और यहाँ पे ये तो यूज़र लेवल है थिंग, सेगमेंटेशन तो ये यूज़र लेवल पर डिसाइड होती है कि आपको कोई पेज कितने MB का बनाना है और कोई पेज कितने MB का बनाना है, राइट। तो इस वीडियो के लिए गाइस मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। हो सकता है कि मैं काफ़ी जल्दी जल्दी भी बोल गया हूँ,
तो अगर आपको ऐसा लगा कि मैं काफ़ी जल्दी बोल गया हूँ तो आप इसको 0.75x पे चलाओ और आप काफ़ी अच्छा समझ पाओगे। वाइल ये जो चीज़ें मैंने बताई है इसको आप एक दो बार देखो इस वीडियो को, तो आप काफ़ी अच्छा काफ़ी डेप्थ में चीज़ें समझ पाओगे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और ये सारे क्वेश्चंस जितने भी मैंने कवर किए हैं अभी तक या फिर आगे मैं कवर करूँगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जनरली इंटरव्यूज़ में हर कंपनी में, चाहे वो स्टार्टअप्स हो चाहे वो एमएनसीज हो, हर कंपनी में वो पूछे ही जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम एक स्मॉल चीज़ और बात कर लेते हैं कि वर्चुअल एड्रेसेस और मेन एड्रेसेस, फिजिकल एड्रेसेस क्या होते हैं। तो वर्चुअल एड्रेसेस होते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक टेबल मेंटेन करके रखता है, जिस टेबल में क्या होता है, वर्चुअल एड्रेसेस और फिजिकल एड्रेसेस की मैपिंग होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो मेरे उस मैपिंग में मेरे बेसिकली जो भी मेरे पेजेस होंगे मेरी मेन मेमोरी में और मेरी वर्चुअल मेमोरी मेरी क्या होगी, हार्ड डिस्क। ठीक है, और मेन मेमोरी मेरी होगी रैम हमेशा। ठीक है, तो इनमें हमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है। वर्चुअल मीन्स ऑलवेज हार्ड डिस्क एंड मेन मेमोरी मीन्स ऑलवेज रैम। ठीक है, इसकी मैपिंग क्यों ज़रूरी है, तो लेट्स से कि हमने हमारी प्रोसेस को 100 पेजेस में डिवाइड कर दिया। अब हमें चाहिए कि एक पेज या फिर 7वां पेज या फिर 8वां पेज हमें चाहिए हमारी मेन मेमोरी में। अब मेन मेमोरी को कैसे पता लगेगा कि मुझे 8वें पेज की ज़रूरत है, तो उस 8वें पेज की लोकेशन क्या है, वर्चुअल मेमोरी में उस 8वें पेज की लोकेशन क्या है। तो बेसिकली हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या फिर हमारी जो भी हार्ड डिस्क और ये सब चीज़ें होती है, इनमें क्या होता है, एक टेबल बनी हुई होती है। ठीक है, और वो टेबल एक 2D मैट्रिक्स आप उसको मान सकते हो, और हर एक ब्लॉक का, हर एक डेटा पार्ट का एक एड्रेस होता है। ठीक है, वो एड्रेस अगर हमें पता नहीं होगा वर्चुअल एड्रेस, वर्चुअल मेमोरी में यानी कि हार्ड डिस्क में और हमारी मेन मेमोरी में हमें वो एड्रेस अगर पता नहीं होगा, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पेज भाई कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए कि हमें वो पता रहे कि ओके 7वां पेज जो है वो भाई यहाँ पे पड़ा हुआ है वर्चुअल मेमोरी में, और इसे हमें उठा के इस मेमोरी लोकेशन पे, इस एड्रेस पे, मेन मेमोरी की इस एड्रेस पे डाल देना है। तो उस वो चीज़ सिंक्रोनाइज करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम टेबल बना के रखता है फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस। ठीक है, तो हर एक प्रोसेस की एक टेबल होती है जिसमें हम फिजिकल एड्रेस और वर्चुअल एड्रेस की मैपिंग करके रखते हैं। ठीक है, तो उससे क्या रहता है कि हमारा वर्चुअल एड्रेस मतलब हार्ड डिस्क का जो एड्रेस है, वहाँ पे जो पेज है वो पेज हमारा इस मेन मेमोरी के इस एड्रेस पे पड़ा हुआ है। तो ये मैपिंग हमारे पास रहनी चाहिए ताकि हमें पता रहे, क्योंकि अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, जैसे मेन मेमोरी में कोई पेज नहीं है और हमें उसको वर्चुअल मेमोरी से लोड करना है, तो हमें पता रहे क्योंकि ये पेज तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसे हम लोड कर सकें। राइट, तो ये था पूरा का पूरा जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करा ऑपरेटिंग सिस्टम के। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस, काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। और प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं हमेशा कहता हूँ आपसे, आप करते नहीं हो, बट इट्स फाइन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम इसके सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। तो बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।